कातिल ने 4 कत्ल तो कर दिए थे, वो 5 कत्ल उसको और करने थे। और जिन जिनका उसको कत्ल करना था उनको वो मौके पर बुला भी रहा था, लेकिन 4 लोग मौके पर आ भी जाते हैं और वो उनसे जद्दोजहद करने लगता है, उनका कत्ल करने लगता है, लेकिन वो उतना हावी नहीं हो पा रहा था जितना वो 4 कत्ल करने वालों पर हो चुका था। अब जब सामने 4 होते हैं, उन 4 के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और हालत यहाँ से ऐसी हो जाती है कि वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फिर इस घटना की गूंज पुलिस तक पहुँचती है, प्रशासन तक पहुँचती है, टीवी और अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। संभवतः उस प्रदेश की ये सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना है कि एक व्यक्ति ने 4 कत्ल कर दिए थे और 4 के बाद 5 कत्ल उसको करने और बाकी थे। उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था और जगह जगह उसके पोस्टर भी लगवा दिए गए थे। आखिरकार वो 5वें दिन पुलिस के सूझबूझ से मिल जाता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और हत्या के कारण को जानने की कोशिश कर रही थी। तो जिनका उसने कत्ल किया था उनकी कोई गलती ही नहीं थी, उनको वो बेवजह मार देता है, और जिनकी गलती थी उनको वो मार ही नहीं सका। मामला अदालत पहुंचता है और अदालत इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा का हुक्म सुना देती है। अदालत कहती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। हालांकि उसके पास बचने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, अभी कई सारे रास्ते बचे हैं, कई सारे पड़ाव हैं। क्या पता वो फांसी के फंदे पर पहुंचेगा भी या फिर नहीं, या पता हो सकता है कि लास्ट में आकर के अदालत कहे कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और इसीलिए इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। झारखंड प्रदेश का एक शहर है जमशेदपुर, और जमशेदपुर के 6.5 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है, कदमा थाना क्षेत्र। और कदमा थाना क्षेत्र का पिस्ता क्वार्टर नंबर 97। यहाँ की ये सच्ची घटना है। दरअसल टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड का में एक व्यक्ति काम करने वाला होता है, एक कर्मचारी होता है जिसका नाम होता है दीपक। दीपक कई दिनों से वेब सीरीज देख रहा था और वेब सीरीज का नाम होता है पाताल लोक। पाताल लोक वेब सीरीज में एक त्यागी नाम का कैरेक्टर होता है। वो अक्सर किसी का कत्ल करता था तो वो हथौड़े से उसको मार दिया करता था, और जब मारता था तो जब ब्लड बहता था तो ब्लड को बहते हुए वो बड़े गौर से, बड़े करीब से उसके आंखों में आंखें डाल करके लाश के देखा करता था। तो उसको लगता है दीपक कुमार को तो क्यों ना उसको ऐसा ही करना चाहिए, और ठीक उसने ऐसा ही किया। 12 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 5 बजे वो उठता है, अपने पत्नी से वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद जब 8:30 बजे का वक्त होता है तो उसकी पत्नी आराम से इत्मीनान से बैठी हुई थी। उसको पता नहीं था कि शायद उसके पति से ये जिंदगी की आखिरी बार आखिरी मुलाकात हो रही है। उसके पत्नी बैठी हुई थी। उसने तुरंत ही अपना हथौड़ा निकाला और अपने पत्नी को उसने एक के बाद एक कई हथौड़े मारता है और पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक कमरे में उसके लाश को रख दिया जाता है और वो आराम से, इत्मीनान से ये सोचने लगता है कि अब आगे क्या कदम उठाया जाए। दरअसल उसकी पत्नी की उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है। नाम उसका वीणा कुमारी होता है। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, उसकी उम्र 42 साल होती है। अपने पत्नी का पहला कत्ल करता है। उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करता है। बड़ी बेटी जिसका नाम श्रवणी कुमारी होता है, जो कि 16 साल की उम्र की होती है, और उसकी छोटी बेटी दिव्या जिसकी उम्र 10 साल होती है। वह कमरे में आराम से, इत्मीनान से सो रहे थे। उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, और उन्हें कोई उठाने वाला भी नहीं था। लेकिन जब दोनों बेटियां आराम से बेड पर सो रही थी, पिता उनके पास जाता है और उनके जो शरीर पर हथौड़ी मार देता है, और वो बहुत ताकत से मारता है। दोनों बेटियां तड़पने लगती हैं। तुरंत ही वो तकिया उठाता है और तकिया उठाने के बाद अपने दोनों बेटियों के चेहरे पर तकिया रख देता है, और जब उनका दम घुट जाता है
तो वहाँ से वो आराम से इम्तिनान से हट जाता है। अब उसने अपने पत्नी का, अपने दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद सीधा वो अपने ससुराल पहुंच जाता है लक्ष्मी नगर। वहाँ जाकर के बड़े प्यार से अपने जो ससुराल वाले होते हैं उनको नमस्ते करता है, उनका आदर सत्कार करता है। जो भी उनके आदर सत्कार होते हैं, जो भी उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है उस वक्त जो होती है, उससे ये पूछा जाता है कि इतने सुबह सुबह आने की क्या वजह है। तो वो बताता है कि आपके घर पर जो हमारी ज्वेलरी रखी हुई है उस ज्वेलरी को ला करके आप मुझे दे दीजिए। ज्वेलरी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास होती है, क्योंकि उन्हीं की अमानत थी दामाद की, दीपक कुमार की। इसलिए ससुराल वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया और चुपचाप उठा करके जो उसकी ज्वेलरी थी उस ज्वेलरी को वो दे देते हैं। ज्वेलरी लेकर के वो सीधा सोनार के पास जाता है और सोनार से कहता है कि इसकी कीमत आके कि ये आखिरकार कितने रुपए की होगी। अक्सर जिस ज्वेलर के पास लेकर के वो ज्वेलरी को जाता है वहीं से हुई वो अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी बनवाया करता था, तो इसीलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सुनार कहता है कि जी इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास की है। फिलहाल मेरे पास 3 लाख रुपए मौजूद हैं, बाकी पैसे आप बाद में आकर के ले सकते हैं। वो व्यक्ति बड़ा सामान्य सा दिख रहा था, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में अपने पत्नी 2 बेटियों का कत्ल कर दिया था। ससुराल जाता है, ज्वेलरी लाता है, सुनार के पास जाता है, 3 लाख रुपए वहाँ से उठाता है। इसके बाद उसे जाना था घर पर, और घर जाने के लिए अब उसे जैसे ही वो घर पहुंचता है लगभग 10:30 या 11:15 बजे का आसपास का वक्त हो रहा था। ठीक 11 बजे उसके घर पर उसकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम दिव्या होता है, 10 साल की जिसकी उम्र होती है, उसको पढ़ाने के लिए डेली एक टीचर आया करती थी। टीचर का नाम होता है रिंकी घोष। रिंकी घोष जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है अचानक ही इन दोनों का आमना सामना हो जाता है कि दीपक कुमार जैसे ही रिंकी को देखता है, देखते ही वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार करे तो क्या करे। उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है, चाकू होता है। उसकी जो ट्यूशन टीचर होती है उसको वो दिखाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी स्कूटी चाहिए। अब स्कूटी वाली बात आती है, उसे अभी तक उस लड़की को ये कुछ भी नहीं पता था कि इस घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई हैं। तभी वो डर की वजह से एक कमरे में चली जाती है, जिस कमरे में दोनों बेटियां बिस्तर पर मरी हुई पड़ी हुई थी। और जब जाती है तो उसके बाद फिर वो डर जाती है, क्योंकि दोनों लाशें पड़ी हुई थी। उसकी चीख निकल जाती है। जैसे उसने जोर से चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश करी, तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके मुंह पर टेप लगा देता है। उसके हाथ और पैर दोनों बांध देता है। जब हाथ और पैर बांध रहा था, इसी बीच में मौका मिलता है, हथौड़ा उठाता है और पूरी ताकत के साथ उस लड़की को यानी कि टीचर को, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, उसको वो मार देता है। जब उसे मार रहा था, क्योंकि वो 2.5 साल से उसकी बेटी दिव्या को पढ़ाने के लिए आ रही थी, न जाने कब उस लड़की को देख करके, उस टीचर को देख करके उसकी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन टीचर तो मर चुकी थी। मरने के बाद उसकी अंदर अचानक ये ख्याल आता है कि क्यों ना इसके साथ गंदा काम किया जाए। मरी हुई टीचर के साथ वो गंदा काम करता है, और जब उसे बिल्कुल तसल्ली हो जाती है, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर वो उसके लाश को बेड के अंदर छुपा देता है। वहाँ वो उसको रख देता है। पत्नी, 2 बेटी और बेटी की ट्यूशन टीचर की, इनके साथ वो लाशों को छुपा देता है। अब लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त चला था, या फिर उसके बाद शायद 11:30 बजे के आसपास ये फ़ोन करता है अपने दोस्त को। दोस्त नहीं, भांजे को फ़ोन करता है, और भांजे का नाम होता है रोशन। रोशन से ये कहता है कि आज तुम्हारा हमारे घर पर खाना है, तुम खाना खाने के लिए आ जाना मेरे घर। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। लेकिन वो 1 बजे तक जब नहीं आते हैं तो वो फिर दोबारा से फ़ोन करता है। फिर से फ़ोन करने के बाद कहता है कि तुम कहाँ पहुँचे।
दरअसल उसका भांजा होता है, उसका नाम रोशन होता है, उसकी पत्नी आराध्या होती है और रोशन का एक साला होता है अंकित, और रोशन की 1 साल की बेटी भी होती है। इन चारों लोग आते हैं और जैसे ही घर पर आते हैं, आने के बाद घर के सामने वो गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर फ़ोन करते हैं कि दीपक जी आप कहाँ पर हैं। फिर वो कहता है कि मैं तो घर के अंदर हूँ। वो कहता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत हो गई है। दरअसल 1 साल की जो लड़की थी उसने टॉयलेट कर दिया था और टॉयलेट की वजह से गाड़ी में भी कुछ गंदगी फैल चुकी थी, साथ ही कपड़े भी खराब हो चुके थे। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप बाथरूम में आ जाइए। 1 साल की बेटी को लेकर के आराध्या पहुंच जाती है बाथरूम के अंदर। अब ये सोनू नहीं, रोशन कुमार अपने साले अंकित के साथ बैठक में बैठ जाता है। इसी बीच में अचानक ही इसको वो हथौड़े की याद आती है, क्योंकि उसे रोशन को भी मारना था और रोशन के फैमिली को भी मारना था। वो बैठक में जाता है और एक के बाद एक 2-3 हथौड़े उसको मार देता है रोशन को, लेकिन उतनी ताकत से, उतनी मजबूती से उसको वो मार नहीं पाता, जितनी मजबूती से, जितनी ताकत से उसको वो मारना चाहता था। और उसको जब घायल तो वो हो जाता है, लेकिन इसी बीच में अंकित जो होता है उसकी चीख पुकार निकल जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये बात उसके पत्नी तक पहुंच जाती है, आराध्या तक। आराध्या अपने बेटी को लेकर के आती है और जैसे ही निकल रही थी तो उसके बेटी को भी हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगती ज़रूर है, उतनी ताकत से लग नहीं पाती। वो जितना हो सकता था विरोध कर रहे थे और मौका पाते ही चारों इस घर से भाग जाते हैं। उन्हें जब मौका मिल जाता है, दरअसल इन चारों का वो कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया। एक उसका और बचपन का दोस्त होता है, उसको भी वो मारना चाहता था, लेकिन वो उसको भी मार नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से वो भाग जाता है। उधर जो टीचर अपने घर पर वापस नहीं पहुँचती है, शाम के 4:30 बज जाते हैं। ये लोग जो घायल हो चुके थे, ये हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि घर के अंदर किसी का कत्ल हो चुका है, इधर इलाज करा रहे थे। अब टीचर जो होती है, टीचर के माँ बाप, उसके परिवार के जो लोग होते हैं, वो परेशान होते हैं। अपने बेटी को ढूंढते ढूंढते जब उसी क्वार्टर नंबर 97 में जब पहुँचते हैं, पिस्ता रोड पर जाकर के देखते हैं कि बेटी तो मिल नहीं पाती, लेकिन जो घर की अस्त व्यस्तता थी उसे देख करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी घर के सदस्यों ने एक एक जगह को देखना शुरू किया और बेड को जैसे ही खोल के देखा तो बेड के अंदर इनकी बेटी रिंकी घोष की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने जब आकर के देखा, पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने आकर के जब देखा तो उनकी रिंकी घोष जो बेटी होती है उसके साथ बलात्कार भी हुआ था और वो भी मरने के बाद हुआ था। आखिरकार उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। एक व्यक्ति ने आखिरकार 4 कत्ल कर दिए। 5 लोगों को वो मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था, क्यों नहीं मारना चाहता था, क्यों इनकी हत्या करी थी, इसके पीछे कई तरीके के सवाल थे। पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहती थी। अब इसको ढूंढना चाहती थी। 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर देती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उसके संपर्क में जो भी लोग होते हैं, जो इनसे बहुत सारी बातें किया करते थे, उन लोगों के जो नंबर होते हैं वो सर्विलांस पर लगा देते हैं, ताकि पुलिस को कहीं से कुछ भी सबूत मिले, क्लू मिले। आखिरकार पुलिस को जो इस तलाश में जुट जाती है। 5वें दिन 16 अप्रैल की ये बात है। 16 अप्रैल 2021 को धनबाद का हीरापुर पुलिस लाइन लगता है। वहाँ पर एक HDFC की शाखा होती है और HDFC की शाखा में मृत्युंजय, जो कि दीपक कुमार का एक भाई होता है, उसके खाते में सुबह 11:30 बजे के आसपास लगभग 1.5 लाख रुपए की रकम जमा की जाती है। और जैसे ही 1.5 लाख रुपए की रकम जमा होती है, मृत्युंजय कुमार के पास एक मैसेज पहुंचता है और ये मैसेज की बात पता चल जाती है पुलिस को कि 1.5 लाख रुपए कहां से आए हैं। तुरंत ही पुलिस ने HDFC बैंक शाखा में संपर्क किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये पैसे आपने इनके खाते में कहाँ से डाले। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति आया है। तुरंत ही उस व्यक्ति का फोटो दिखाया जाता है कि ये तो नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हाँ यही है, लेकिन अब तक तो वो बैंक से जा चुका है।
अब पुलिस खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। लेकिन करीब 2:30 बजे के आसपास दीपक कुमार फिर से इस बैंक में आता है, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में 1.5 लाख रुपए की रकम खाते में पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। ये अपना मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल तो करता ही नहीं था। और इसके बाद फिर पुलिस जब 2:30 बजे आती है, ये पहुंचता है, तो जो बैंक मैनेजर होता है वो किसी न किसी बहाने से इसको उलझा करके रखता है। पुलिस आती है और इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इसको लेकर के जाती है। पुलिस इससे पूछती है कि आखिरकार तुमने अपनी दोनों बेटी, पत्नी और बेटी की ट्यूशन टीचर, इनका कत्ल क्यों किया? बाकी 4 लोगों को तुम क्यों मारना चाहते थे? 5वें के बारे में पुलिस को पता ही नहीं था कि ये 5वां जो इसका दोस्त था, फिर वो इसको भी मारना चाहता था। आखिरकार पुलिस ने उसे जब गिरफ्तार किया तो उसने ये बताना शुरू किया। उसे कोई पुलिस के सामने हिचक महसूस नहीं की, उसे कोई अफसोस नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। वो तोते की तरह बोलने लगता है। वो कहता है कि दरअसल उसका बचपन का दोस्त होता है प्रभु नाम का। वो खर्चीला होता है, अय्याश किस्म का व्यक्ति होता है। उसको देख करके उसके मन में आता है कि खूब सारे पैसे कमाए जाए, वो भी खर्चीला बनेगा और वो भी अय्याशीगिरी करेगा। इसीलिए अपने दोस्त के पास जाता है और बातचीत करने लगता है। तो दोस्त के बहकावे में आकर के लगभग 4-5 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। और यह अपने भांजे से बातचीत करता है, उसे बताता है, ऐसे कुछ वाहन वगैरह खरीदता है। और ये दौर वो होता है जो लॉकडाउन का समय चल रहा था। उन वाहनों पर उस पर लगातार टैक्स वगैरह बढ़ने लगते हैं, जो बैंक का कर्जा होता है वो बढ़ने लगता है। लेकिन उस वाहन से उसकी कोई इनकम नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में जो भांजा होता है रोशन, वो वाहन दे देता है। लेकिन वाहनों से जब कोई इनकम नहीं हो पा रही थी, तो दोस्त और भांजे की वजह से लगातार वो कर्जे में जा रहा था। तब वो सोचता है कि क्यों ना अपने दोस्त और भांजे की हत्या कर दी जाए, वह हमेशा हमेशा के लिए जेल चला जाए। तब उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर वो अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ देगा तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे, इसीलिए उनका जीना भी शायद ठीक नहीं है। तो सबसे पहले अपने पत्नी को मारता है, अपने दोनों बेटियों को मारता है। और ये सब बात खुल जाएगी। ट्यूशन टीचर अचानक से आ जाती है, इसलिए ट्यूशन टीचर मारी जाती है। पूछा जाता है कि तुमने उसका रेप क्यों किया? वो कहता है कि वो मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उसका रेप कर दिया। मामला ये अदालत पहुंचता है और अदालत पहुंचने के बाद अप्रैल 2023 में आखिरकार कोर्ट इसे फांसी की सजा का हुक्म दे देती है। कहता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। जब ये घटना हुई थी तो इस घटना ने पूरे झारखंड प्रदेश को हिला कर रख दिया था। जहाँ जहाँ तक इस घटना की गूंज पहुँच रही थी, वहाँ वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि एक व्यक्ति ने फिल्म देखकर, यानी कि वेब सीरीज देख करके, उसके कैरेक्टर को देख करके, जो उसमें हथौड़ा त्यागी जो होता है उसके कैरेक्टर को देख करके वो ऐसा अपनी ज़िंदगी में उस कैरेक्टर को रियल लाइफ में उतारता है कि वो एक के बाद एक लगातार 4 कत्ल करता चला जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। ये थी आज की सच्ची घटना। जय हिंद, जय भारत।